Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Humayun Jan. I teach biology in Al Kareem Public High School चारसद्दा। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन पे। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के अदर ब्रांचेस पे। सबसे पहले जो ब्रांच हम स्टडी करेंगे वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी लफ्ज़ जो है वो बना है दो ग्रीक वर्ड से। द वर्ड मॉर्फोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। यूनानी ज़ुबान के दो लफ्ज़ों से बना है। पहला लफ्ज़ है मार्फ, जिसके मानी है फॉर्म या स्ट्रक्चर के, यानी उर्दू में हम इसको साख्त कह सकते हैं। और दूसरा लफ्ज़ है लॉजी या लोगस, जिसके मतलब है स्टडी। सो मॉर्फोलॉजी में हम किसी भी जानदार के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, यानी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। किसी भी जानदार की बैरूनी साख्त या बैरूनी बनावट के मुताले को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जैसे कि अगर हम स्टडी करें ह्यूमंस को, तो ह्यूमंस की मॉर्फोलॉजी में उनकी फॉर्म, शेप, या हम बात करते हैं उनके कलर पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी जानदार के फॉर्म को, शेप को या कलर वगैरह को स्टडी करने में हम कह सकते हैं कि ये इनकी मॉर्फोलॉजी है। दूसरी जो ब्रांच हम स्टडी करेंगे वो है एनाटॉमी। जिस तरह मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या बैरूनी साख्त स्टडी करते हैं, इसी तरह एनाटॉमी में हम किसी भी जानदार के अंदरूनी साख्त को, अंदरूनी बनावट को स्टडी करते हैं। क्योंकि ये लफ्ज़ एनाटॉमी जो है ये बना है एनाटोमस से। The word anatomy is derived from anatomos, which means to cut up or to dissect। किसी चीज़ को डाइसेक्ट करना, खोल देना, ओपन करना, ताकि हम उसके अंदरूनी साख्त को स्टडी कर सके। इसीलिए हम एनाटॉमी को डिफ़ाइन करते हैं कि द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। किसी भी जानदार के अंदरूनी साख्त को स्टडी करने को हम एनाटॉमी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ह्यूमंस की एनाटॉमी को स्टडी करते हैं तो हम ह्यूमंस की जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं उन्हें डिस्क्लोज करते हैं, उन्हें डाइसेक्ट करके स्टडी करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम उनकी चेस्ट कैविटी को ओपन करते हैं तो हमें पता चलेगा कि चेस्ट कैविटी में लंग्स कहाँ पर है, हार्ट कहाँ पर है, लीवर वगैरह कहाँ पर मौजूद है। ये ह्यूमंस की क्या होगी? एनाटॉमी होगी। इसके बाद हम स्टडी करते हैं तीसरी ब्रांच को, जो कि है फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी लफ्ज़ भी दो ग्रीक वर्ड से बना है, जिसमें पहला लफ्ज़ है फिजियो, जिसके मानी है एक्टिविटी और फंक्शन, और लोगस या लॉजी के मानी है स्टडी। सो फिजियोलॉजी में हम किसी भी जानदार के मुख्तलिफ आज़ा के फंक्शंस को, उनके काम को या उनके अफ़ाल को स्टडी करते हैं। हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट organs of living organisms is called फिजियोलॉजी। किसी भी जानदार के मुख्तलिफ आज़ा के फंक्शंस को स्टडी करने को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें एयर है, तो एयर एक ऑर्गन है जिसकी फिजियोलॉजी या जिसका फंक्शन है हेयरिंग, सुनना या बैलेंसिंग
तवाज़ुन बरकरार रखना। इसी तरह हार्ट एक ऑर्गन है और हार्ट की फिजियोलॉजी है पंपिंग ऑफ ब्लड। तो इसी तरह किसी भी ऑर्गन के फंक्शन को स्टडी करने को हम फिजियोलॉजी कह सकते हैं। इसके बाद जो ब्रांच हम स्टडी करेंगे वो है हिस्टोलॉजी। दीजिए के लिए कट पर। हाँ, इसके बाद जो ब्रांच हम स्टडी करेंगे वो है सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी में हम स्टडी करेंगे सेल को। सबसे पहले हम जानेंगे कि सेल क्या है। तो सेल जो है वो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जिंदगी की बुनियादी इकाई को सेल या खुलिया कहते हैं। इसको उर्दू में हम खुलिया भी कह सकते हैं। तो ज़िंदगी की बुनियादी इकाई जो है वो सेल है। बुनियादी इकाई का मतलब होता है कि कोई भी जानदार अगर बना है तो वो सेल से बना है, या उसकी बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं वो सेल की वजह से परफॉर्म होते हैं। इसीलिए हम सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, और इसी सेल के स्टडी को हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। हम डिफाइन कर सकते हैं कि स्टडी ऑफ सेल and its organelles is called cell biology। किसी भी सेल को या खुलिये को या उसके डिफरेंट पार्ट्स को, जिसको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं, उनके स्टडी को हम कह सकते हैं सेल बायोलॉजी, या सेल बायोलॉजी को हम साइटोलॉजी भी कह सकते हैं। सेल बायोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड साइटोलॉजी। इसके बाद जो ब्रांच हम स्टडी करेंगे वो है अब हम स्टडी करेंगे हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी लफ्ज़ बना है दो ग्रीक वर्ड से, जिसमें पहला लफ्ज़ है हिस्टस, जिसके मानी है टिशू, और दूसरा लफ्ज़ है लॉजी, उसके मतलब है स्टडी। सो हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं। हम डिफाइन कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि टिश्यू क्या है। टिश्यू को हम उर्दू में बाफ्त कहते हैं। उर्दू में हम इसको बाफ्त कहते हैं। और हम टिश्यू को डिफाइन कर सकते हैं कि जिस तरह हम एक सेल को डिफाइन करते हैं कि सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, तो सेल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं, एक ग्रुप बन जाती है सेल्स की कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं। हम डिफाइन कर सकते हैं कि द ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। सेल्स का वो मजमुआ जो एक फंक्शन परफॉर्म करे उसे हम टिश्यू कह सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मिसाल लेते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़। एनिमल बॉडी से अगर हम मिसाल ले तो हम एपिथेलियल टिश्यूज़ का एग्जांपल लेते हैं, जो हमारी आउटर मोस्ट बॉडी कवर, जिसको हम स्किन कहते हैं, बनाता है। अगर हम प्लांट्स से मिसाल लेते हैं तो प्लांट्स में हम कह सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ या कंपाउंड टिश्यूज़ से अगर हम ले लेते हैं तो जाइलम टिश्यूज़ या फ्लोएम टिश्यूज़ का एग्जांपल हम ले सकते हैं। जाइलम टिश्यूज़ इन प्लांट्स, ठीक है। इसके बाद हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी का एक और ब्रांच जिसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बायोलॉजी का वो ब्रांच में है जिसमें हम उन कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं जो माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। हम कह सकते हैं कि जेनेटिक्स जो है वो है द स्टडी ऑफ दोज कैरेक्टर्स विच आर ट्रांसफर्ड
from parents to offsprings is called जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम उन कैरेक्टर्स, उन किरदारों की स्टडी करते हैं जो माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होती है। जैसे कि उनकी आई कलर, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो आई कलर या हेयर कलर, इसी तरह हेयर स्टाइल, इसी तरह किसी भी जानदार की हाइट वगैरह, ये माँ बाप से, ये वो कैरेक्टर्स हैं जो माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होते हैं। तो इन कैरेक्टर्स की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। इसके बाद हम स्टडी करेंगे बायोलॉजी का एक और ब्रांच जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियो फॉर्मेशन की, एम्ब्रियो बनती किस तरह है और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट किस तरह होती है। हम डिफाइन कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, कि एम्ब्रियो बनती किस तरह है। और फिर हम दूसरी जो बात स्टडी करते हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का मतलब होता है कि इसमें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स किस तरह होती है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। मुख्तसरन अगर हम कहें तो एम्ब्रियोलॉजी में हम किसी भी जानदार को एक फर्टिलाइज्ड एक स्टेज से लेकर उसके कंप्लीट जानदार बनने तक स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ fertilized egg stage up to the formation of complete organism। एक फर्टिलाइज्ड एक स्टेज से लेके कंप्लीट जानदार, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनने तक के सारे मराहिल की स्टडीज़ को हम एम्ब्रियोलॉजी या इसको हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कह सकते हैं। इसके बाद हम बायोलॉजी की एक और ब्रांच स्टडी करेंगे जो कि है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। हम डिफाइन कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ living organisms and their environment। लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके एनवायरनमेंट के स्टडी को हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी या इसको हम इकोलॉजी भी कह सकते हैं। इस ब्रांच में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट, के एनवायरनमेंट से ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हासिल करते हैं और रिटर्न में ये एनवायरनमेंट को क्या प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि प्लांट्स हैं तो प्लांट्स एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और रिवार्ड में एनवायरनमेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी ब्रांचेस पे अगले लेक्चर में बात करेंगे।